नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए हम सबकी चहेती लेखिका मालती जोशी जी की लिखी कहानी अनिकेत। प्रथम मिलन की खुमारी अभी आंखों से उतरी नहीं थी। वीरेश ने अलस भाव से फिर एक बार मृणाल को अंक में भर लेना चाहा, पर उसका हाथ खाली बिस्तर टटोलता रह गया। उसने उन नींदी आंखों से अपने आसपास देखा, फिर आहट ली तो पता चला बाथरूम से नल की आवाज़ आ रही है। वह उठकर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद सद्य स्नाता मृणाल गाउन पहनकर बाहर आई। उसका मन फिर एक बार मचल उठा, पर नई नवेली पत्नी ने उसे सख्ती से बरस दिया। मन मारकर वह चुपचाप बैठा टुकुर टुकुर उसे देखता रहा। पहले मृणाल ने अपने गीले बाल पोंछकर संवार लिए, फिर हल्का सा मेकअप किया, माथे पर बिंदी सजाई, मांग में सिंदूर दिया, फिर बड़े जतन से तहाकर रखी हुई साड़ी पहनने लगी। पत्नी को यूं सजते संवरते देखने का वीरेश का पहला अवसर था। छड़ बदलते उसके रूप को देखकर वह विस्मय विमुग्ध हो रहा था। जब ठीक से तैयार हो चुकी तो पायल पहनते हुए मृणाल ने पूछा, सुनो, वो जो आया बाई है ना? कौन आया बाई? वही कल दीदी ने जिसके पैर पड़वाए थे, कहा था ये हमारी माँ समान है। वीरू को इन्होंने ही पाला है। वे आयाबाई नहीं है, उन्हें हम जिया कहते हैं। हाँ, वो जो भी हो, मैं यह पूछ रही थी क्या उनके भी रोज पैर छूने होंगे? मतलब? मम्मी ने कहा था सुबह नहा धोकर बड़ों के पैर पड़ लिया करना। देखो, अव्वल तो इस समय जिया अपने घर पर होगी, उनसे सामना होने की संभावना नहीं है, और अगर हो भी तो पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। प्रणाम श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। जिनके प्रति श्रद्धा न हो उन्हें प्रणाम करना बेमानी है। नई नवेली पत्नी ने उसे घूर कर देखा और मुंह फुलाकर बाहर चली गई। तब उसे एहसास हुआ कि उसका स्वर कुछ तल्ख हो गया था। बुरा भी लगा। मधु यामिनी की सुबह बिना वजह कसैली हो गई थी। विशाखा दीदी हफ्ते भर साथ थीं तो बड़ा सहारा था। वे ही मृणाल को सबसे परिचित करवाती रहीं, नाते रिश्ते समझाती रहीं। उसके कर्तव्यों की लिस्ट थमाते हुए पापा के स्वभाव के बारे में, वीरू की आदतों के विषय में बताती रहीं। वीरू ने दीदी से ही कहा कि एक बार फुर्सत से बैठकर मृणाल को जिया के बारे में सब बता दें। शायद वह समझ ले कि उन भाई बहनों के लिए जिया क्या है। दीदी ने सचमुच एक दिन मृणाल को पास बिठाकर पूरा वृतांत सुनाया। माँ की मृत्यु के समय विशाखा 5 वर्ष की और वीरेश मात्र 2 महीने का था। 70 साल की दादी तो इस आघात से एकदम बौखला गई थी। उनकी उम्र बच्चे पालने की नहीं थी। उनका जप जाप सब छूट गया और वे बुरी तरह हांफने लगी। बेटा दूसरी शादी के लिए अभी तैयार नहीं था, और कौन नई दुल्हनियां आकर इस दूध मुहे बच्चे का भार उठाती। फिर दादी ने मुंशी जी की 17 वर्षीय बाल विधवा बहन को बुलवाया और बच्चा उसकी गोद में डाल दिया। कह दिया कि आज से यह बच्चा तुम्हारा हुआ, इसे पाल पोस कर बड़ा करो और मुझे चैन से राम का नाम लेने दो। यह काम दादी ने मुफ्त में नहीं करवाया, जिया के लिए एक निश्चित रकम भी बांध दी। यही नहीं, विशाखा के साथ उसे पढ़ने भी बिठाया ताकि आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दादी का विचार था कि बच्चों की ओर से निश्चिंत हो जाने पर वे बेटे को दूसरी शादी के लिए राजी कर सकेंगी, पर इस मोर्चे पर वे असफल रहीं। वीरू 10 साल का था जब दादी ने संसार से विदा ली। उसे अपनी माँ तो याद नहीं थी, पर दादी की मृत्यु उसके नन्हे से मन को झकझोर गई। अगर जिया पास न होती तो वह टूट ही जाता। दादी की मृत्यु के बाद भी जिया की पढ़ाई बदस्तूर चलती रही। उन्होंने विशाखा के साथ ही मैट्रिक पास किया। इसके बाद विशाखा आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल चली गई और जिया की पढ़ाई में विराम लग गया। यथावकाश वीरेश ने भी हाई स्कूल पास किया, वह भी हॉस्टल चला गया। पर छुट्टियों में घर आने की ललक दोनों बच्चों में बनी रही, और इसका एक कारण जिया का अकृत्रिम स्नेह भी था। दीदी की शादी की तो पूरी तैयारी जिया ने की थी। मामी, मौसी, बुआ, चाची ये सब लोग तो समय पर आई थीं, पर इससे पहले ही सब कुछ चाक चौबंद था। नेक दस्तूर का, शगुन का सारा सामान करीने से पैकेट में सजा हुआ था। सब पर बकायदा चिटें लगी थी। दीदी का संदूक खुद अपने हाथों तैयार किया था।
भंडार घर में हर सामान मौजूद था। बिना चुना कुटा पिसा हर डिब्बे पर चिट लगी हुई थी। मेहमानों के नाश्ते का पूरा सरंजाम था, कांच की बरनियों में सजा हुआ था। मेहमानों की आमद शुरू होते ही जिया ओट में हो गई थी, पर सारी तैयारी ऐसे परिपूर्ण थी कि किसी को आभास तक नहीं हुआ कि लड़की की मां नहीं है। यही हाल वीरू की शादी में भी रहा। नेपथ्य में रहकर जिया ने व्यवस्था की पूरी बागडोर संभाल ली थी। किसी को चाहे कुछ भी पता ना हो, पर दोनों बच्चे जानते हैं कि जिया ने उनके लिए क्या किया है। हारी बीमारी में उनके लिए रात रात जागी है, उनकी भूख प्यास का हिसाब रखा है, उन्हें स्वेटर्स बनाकर पहनाए हैं, उनके लिए तरह तरह का नाश्ता बनाकर हॉस्टल में भेजा है, उनको उठने बैठने का, पहनने ओढ़ने का, बोलने का सलीका सिखलाया है। संक्षेप में यह कि वह सब किया है जो एक माँ करती है, इसलिए वे दोनों बच्चे उन पर जान छिड़कते हैं। विशाखा भावुक होकर पूरी गाथा सुनाती रही और मृणाल तटस्थ भाव से सुनती रही। उसके चेहरे पर एक ऊब, एक खींच थी जो विशाखा की नजरों से छुप न सकी। उसने भाई से कहा भी, बेकार तुमने मुझसे सारी रामायण कहलवाई। शी वॉज लिस्ट इंटरेस्टेड। एट लीस्ट शी नोज द फैक्ट नाउ, वीरू ने कहा। उससे क्या फर्क पड़ेगा, दीदी ने मुंह बनाकर कहा। और सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ा। जिया के प्रति मृणाल का उपेक्षा का, अभाव का भाव वैसा ही बना रहा। विशाखा दीदी को यहाँ से सीधे अमेरिका उड़ना था, इसलिए वीरेश ने अपनी हनीमून टिप स्थगित कर दी थी। दीदी की विदाई के बाद ही वे लोग गोवा जाएंगे और वहां से सीधे भोपाल अपनी नौकरी पर, यही तय हुआ था। विदाई वाले दिन पहली बार जिया ने उन लोगों के कमरे के बाहर खड़े होकर हौले से आवाज दी, बहू रानी। मृणाल का चेहरा एकदम तन गया था, फिर भी वह चुपचाप बाहर आकर खड़ी हो गई। सुनो बेटे, जरा अपने सुहाग भरे हाथों से अपनी दीदी का रोली टीका तो कर दो। खील बताशों से, नारियल सुपारी से उसकी गोद भी भर देना। और फिर दीदी को चौकी पर बिठाकर उन्होंने मृणाल से सारी रस्में करवाईं। खील बताशे आंचल में समेटकर दीदी ने पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया, फिर पापा के पैर छुए। इसके बाद जिया के गले लग गई। दोनों खूब रोईं। बड़ी मुश्किल से दीदी को चुप कराया जा सका। ये काम भी जिया को ही करना पड़ा। 10 हिदायतें देकर उन्होंने दीदी को विदा किया। पापा, वीरू और मृणाल गेट तक छोड़ने गए। जिया ओट में खड़ी साश्रु नैनों से देखती रही। जाते समय विशाखा बार बार जताकर गई थी, पापा आप जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवाइए, आपको मेरे यहाँ आना है और पूरे 6 महीने तक रहना है। अब वीरू की शादी हो गई है, अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। अगले 4 साल तक न विशाखा ही आ पाई, न पापा का जाना ही हो सका। पापा जाने का मन नहीं बना पाए, क्योंकि बहू का पांव भारी था। कुणाल के जन्म के बाद तो वे पोते के मुंह में ऐसे बंध गए कि बेटी से किया हुआ वादा भी भूल गए। भोपाल उन्हें कभी अच्छा नहीं लगा था, पर कुणाल के लिए उनके बार बार चक्कर लगते रहे। वीरेश उनके पासपोर्ट की व्यवस्था कर ही रहा था कि एक दिन अचानक उन्होंने दूसरा ही टिकट कटा लिया। वो तो अच्छा हुआ कि वे भोपाल आए हुए थे, इसलिए उन्हें तुरंत दक्ष डॉक्टरों की सेवा मिल गई। वीरू ने उन्हें सबसे अच्छे नर्सिंग होम में भर्ती कर दिया था। डॉक्टरों की पूरी टीम उन्हें बचाने का जी तोड़ प्रयास कर रही थी, पर सब व्यर्थ हो गया। बस यही संतोष रहा कि जो कुछ किया जा सकता था सब किया। यही अटैक अगर गांव में आता तो क्या होता। पापा की अंतिम क्षणों की छटपटाहट वीरू को आज भी याद है। नर्स, डॉक्टर्स सब समझ रहे थे कि चला चली की बेला है, पर अपनी ओर से औपचारिकताएं निभाए जा रहे थे। समझने को तो वीरू भी समझ रहा था और यही चाह रहा था कि जो कुछ होना है शांति से हो जाए। पापा की बेचैनी देखी नहीं जा रही थी। वह उनकी पलंग पर बैठ गया। अपने दोनों हाथों में उनका हाथ लेकर सहलाते हुए उसने कहा, पापा आप दीदी के लिए व्याकुल हो रहे हैं ना? मैंने फोन कर दिया है, बस आजकल में वह पहुंचती ही होगी। पापा की भाव शून्य आंखें उसे घूरती रहीं। पापा आप इत्मीनान रखिए, मेरा घर दीदी के लिए हमेशा खुला रहेगा। उसे वहां भी वही आदर मान और प्यार मिलेगा। जमीन जायदाद को लेकर भी हम दोनों के बीच कोई विवाद नहीं होगा। वह जो चाहेगी, जितना चाहेगी, मैं खुशी खुशी दे दूंगा। पापा सोनी सोनी आंखों से उसे देखते रह गए।
अचानक वीरू के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने पापा के कान के पास झुककर फुसफुसा कर कहा, पापा आप जिया की चिंता मत कीजिए, मैं आजीवन उनकी देखभाल करता रहूंगा, वचन देता हूँ। पहली बार पापा की आंखों में कोई भाव उभरा, उनके होठ फड़फड़ाए। उन्होंने वीरू के दोनों हाथों को उठाकर चूम लिया और आंखें मूंद ली। वैधानिक दृष्टि से तो पापा की मृत्यु उसके 1.5 घंटे बाद हुई, क्योंकि तब तक सांस चल ही रही थी। पर वीरू जानता है, मन से वह असत्य का बोझ हटते ही पापा चिरनिद्रा में चले गए। बाकी सारे संस्कार तो खैर गांव में ही होने थे। 13 दिन तक वीरू को दम मारने की फुर्सत नहीं थी। दीदी के आते ही उनसे गले लगकर फूट फूट कर रोया था। उसके बाद तो रोने का भी अवकाश न रहा। सारे कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त होने के बाद ही वह चैन की सांस ले सका। अब भोपाल वापस लौटना था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ का तामझाम कैसे समेटे, क्या व्यवस्था करे। नौकरों की एक पलटन थी, आधा दर्जन गायें थी, 2 कुत्ते थे, एक घोड़ा था, एक शेवरलेट की कार थी। एक अकेले इंसान के जाते ही सारी चीजें एकदम बेमानी हो गई थीं। उसे सबसे ज्यादा चिंता थी जिया की। बार बार पापा को दिया हुआ वचन याद आ रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मृणाल, जिया को साथ ले चलें? जिया को? क्यों? यहाँ रहकर भी क्या करेगी? वहां रहेगी तो कुणाल से उनका जी बहला रहेगा। तुम भी निश्चिंत होकर क्लब में या किसी पार्टीज में जा सकोगी। सो तो ठीक है, पर रखेंगे कहाँ? सर्वेंट क्वार्टर तो चौकीदार को दिया हुआ है, खाली करवाएंगे तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। उसकी बीवी मेरा पूरा काम करती है। तुम जिया को सर्वेंट क्वार्टर में रखोगी? यहाँ भी तो आउट हाउस में रहती हैं। वह आउट हाउस नहीं है, भरा पूरा घर है। वहां उनका पूरा परिवार रहता था। तो परिवार के साथ ही रहे ना। मैंने कहा कि पूरा परिवार रहता था। वीरेश ने था शब्द पर जोर देते हुए कहा, अब तो पूरा परिवार बिखर गया है। भाई भाभी बहुत पहले ही चल बसे हैं। एक भतीजा कुवैत में है, एक दक्षिण भारत में कहीं है। माँ बाप के जाने के बाद दोनों ने कभी पलटकर इधर का रुख नहीं किया। एक बहन है जो खुद ही अपनी बेटी के घर पड़ी हुई है। जिया वहां तो कभी नहीं जाएगी। तो ओल्ड होम में रखवा दो ना। ओल्ड होम मतलब वृद्धा आश्रम में? क्यों, क्या हर्ज है? सुना है वहां गरीब बेसहारा बुजुर्गों की अच्छी देखभाल होती है। वीरेश ने कहना चाहा कि जिया न तो गरीब है और न बेसहारा, पर उसने चुप रहना ही श्रेष्ठ कर समझा। वह प्रसंग वहीं समाप्त हो गया। हर बार की तरह मुंशी जी गांव से आए हुए थे। अपने साथ घर का घी, आम, साग, सब्जी आदि लेकर आए थे। जाते समय वीरेश ने पूरे अमले का खर्च उन्हें सौंप दिया था। मृणाल हमेशा की तरह यह देखकर कसमसा रही थी, पर इस बार उससे रहा नहीं गया। मुंशी जी के आते ही उसने कहा, सुनो, हम कोई राजा महाराजा नहीं हैं जो बिना बात के इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट पालते रहें। आपको नहीं लगता कि ये खर्च एक तरह से फालतू है? फालतू क्यों है? इतना बड़ा मकान क्या लावारिस छोड़ा जा सकता है? चौकीदार न रखें तो लोग दरवाजे खिड़कियां उखाड़ कर ले जाएंगे। चोर उचक्के घर के बर्तनों पर हाथ साफ कर देंगे। माली न रखें तो लोग बगीचा नोच खाएंगे। चरवाहा न रखें तो गायें भूखी मर जाएंगी। और इन सब की देखभाल मेरे वश की नहीं है, इसलिए मुंशी जी को भी नहीं हटाया जा सकता। इसलिए तो कहती हूँ कोई परमानेंट व्यवस्था करो ना, ताकि यह हर महीने का झंझट ही समाप्त हो जाए। क्या व्यवस्था करूं? जानवर बेच सकता हूँ, गाड़ी ठिकाने लगा सकता हूँ, पर मकान का क्या करूं? उस छोटे से कस्बे में इतनी बड़ी हवेली के लिए किराएदार कहाँ से लाऊं? तो बेच दो। वीरेश ने मृणाल की ओर ऐसी नजरों से देखा कि पल भर को तो वह सहम सी गई। फिर भी साहस बटोरकर अपनी बात पर जोर देते हुए उसने कहा, देखो, वी मस्ट बी प्रैक्टिकल। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वहां पड़े पड़े बर्बाद हो रही है। इससे तो अच्छा है बेच दो, यही ना? क्या तुम पापा की बरसी तक भी इंतजार नहीं कर सकती? ओफो, मैं कोई आज ही बाजार में खड़े होने के लिए कह रही हूं क्या? पर इस दिशा में सोचना तो शुरू कर सकते हो। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का खरीदार कोई एक दिन में नहीं मिल जाएगा, महीनों लग सकते हैं। पापा जी की 2-3 बरसी निकल जाएगी। डैडी कह रहे थे कि कम से कम 2 करोड़ तो मिलना ही चाहिए। तो इतना देने वाली पार्टी भी तो ढूंढनी पड़ेगी। वीरेश समझ गया कि ये आग किसकी लगाई हुई है। उसे गुस्सा तो बहुत आया,
और जब्त करके बोला, आधा दीदी को देना पड़ेगा, याद रखना। तो दे देंगे। और उन सब लोगों को कंपनसेशन देना पड़ेगा जिन्हें हम नौकरी से या घर से निकालेंगे। जिया को छोड़ दो, पर बाकी लोग तो अपना हक मांगेंगे ही। तो दे देंगे भाई, फिर भी हमारे पास 70-80 लाख तो बच ही जाएंगे। उतने रुपयों में हम यहाँ एक आलीशान बंगला बनवा सकते हैं। और सुनो, बंगले के कंपाउंड में हम तुम्हारी जिया के लिए एक वेल फर्निश्ड आउट हाउस भी बनवा सकते हैं। खुश? वीरेश कुछ नहीं बोला। आउट हाउस में यानी कि घर से बाहर तो जिया जिंदगी भर रहती आई है। उसका अरमान तो उन्हें ससम्मान घर के अंदर लाने का था, पर मृणाल का रुख देखकर समझ गया कि यह संभव नहीं है, कभी संभव नहीं होगा। मृणाल ने उसकी उदासी को लक्ष्य नहीं किया, वह तो भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यस्त थी। उन योजनाओं पर अपनी असहाय स्वीकृति की मुहर लगाने के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा न था। हवेली का सौदा अंततः हो ही गया और ठीक ठाक ही हुआ। जयपुर की एक बड़ी पार्टी ने सौदा किया था, जो शायद वहां हेरिटेज होटल किस्म की कोई चीज बनाना चाहती थी। कालांतर में उस पर एक मंजिल चढ़ाने का भी उन लोगों का इरादा था। आम का बगीचा नगर सेठ ने खरीद लिया था और पुराने माली को भी रख लिया था। दीदी ने सभी कामों के लिए अपनी अग्रिम स्वीकृति बिना शर्त दे दी थी, इसलिए किसी झगड़े झंझट की संभावना ही नहीं थी। बंगले में लगे 4 आउट हाउसेस थे। पुराने मुंशी जी के घर में जिया रहती थी। एक में नए मुंशी जी का परिवार था, एक में पापा के पुराने ड्राइवर स्वर्गीय सलीम अली का परिवार था, एक में महाराजिन रहती थी जिनका बेटा पापा का नया ड्राइवर था। नए मालिकों को अपने स्टाफ के लिए इन क्वार्टर्स की जरूरत थी, तो खाली कराना जरूरी हो गया। पापा की मृत्यु के बाद से ही मुंशी जी एक नामी वकील के पास काम करने लग गए थे, तो मुआवजे के 2 लाख लेकर वे खुशी खुशी चले गए। यही हाल सलीम अली और महाराजिन के परिवार का भी था। इतनी बड़ी रकम उन्होंने जीवन में पहली बार देखी थी। वीरेश ने नाम मात्र दाम लेकर पुरानी गाड़ी भी महाराजिन के बेटे को दे दी, जिसे वह शादी ब्याह में किराए से चलाकर कमाई कर सकता था। पुराने अमले में जिसने इच्छा जाहिर की, गायें उन्हें दे दी गईं। दोनों गार्ड नए मालिक की सेवा में लग गए। कोठी में सामान खचाखच भरा हुआ था। सारा कीमती सामान मृणाल अपने साथ ले गई। कुछ एंटिक फर्नीचर उसने अपने भावी बंगले के लिए रखवा लिया। बाकी का सामान कुछ बट गया, कुछ बिक गया और कुछ नए मालिकों ने रखवा लिया। एक भरी पूरी गृहस्थी देखते देखते तितर बितर हो गई और वीरेश असहाय नजरों से देखता रह गया। अब बस एक ही समस्या रह गई थी जो सबसे कठिन थी। एक ही सवाल था जो उसके दिल और दिमाग पर हावी था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उनका क्या करे। महज 2 लाख रुपए देकर वह उनसे मुक्त नहीं हो सकता था, होना चाहता भी नहीं था। अपनी ओर से तो वह उनके लिए खूब अच्छा प्रबंध कर चुका था, पर उनसे पूछना भी जरूरी था। वे कोई सामान की गठरी तो थी नहीं कि जहां मर्जी आई उठाकर रख दी। मृणाल के सामने वह इस प्रश्न को उठाना नहीं चाहता था। जब वह अपने मतलब का सारा सामान लेकर भोपाल लौट गई, तो उसके बाद ही उसने इत्मीनान से बात करने की ठानी। उस दिन रात के खाने के बाद वीरू ने जिया को अपने कमरे में बुला लिया। उसकी छोटी सी पढ़ने वाली मेज अब भी कमरे में थी। अपने सामने वाली कुर्सी पर जिया को बिठाकर उसने पूछा, जिया, क्या तुम यहीं रहना चाहोगी? अगर चाहती हो तो बोलो, मैं जयपुर वालों से बात करके तुम्हारा वाला घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। यहाँ इस उजाड़ में अजनबियों के बीच में मैं क्या करूंगी? तो क्या विवेक या विकास के पास जाना चाहोगी? अपने माँ बाप के मरने के बाद उन लोगों ने कभी मेरी कोई खोज खबर ली है? कभी एक पोस्ट कार्ड तक नहीं डाला है। अब एकाएक उनके दरवाजे जाना न उन्हें अच्छा लगेगा न मुझे। तो दीदी से बात करूं? विशु से? ना बाबा, अगर हारी बीमारी में उसे मेरी जरूरत पड़ेगी तो जरूर जाऊंगी, पर हमेशा के लिए उसके घर में पड़ी रहूंगी यह संभव नहीं है। ये सारे उत्तर वीरेश को अपेक्षित ही थे, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। वह तो बस अपनी बात कहने के लिए एक भूमिका बना रहा था। अब उसने अपनी बात प्रारंभ की। जिया, मैं बस तुम्हारा मन जानना चाहता था। वैसे मैंने तुम्हारी व्यवस्था एक बहुत अच्छे हॉस्टल में कर दी है। अब इस उम्र में हॉस्टल में रहूंगी मैं? वह हॉस्टल उम्र दराज लोगों का ही है। तो सीधे सीधे वृद्धाश्रम कहो ना। नहीं, वह वृद्धाश्रम नहीं है, हॉस्टल है।
बल्कि यूं कहो कि 3 स्टार होटल है। वहां सब संपन्न घरों के लोग रहते हैं। किसी के बच्चे विदेश में हैं, किसी के बच्चे हैं ही नहीं। बड़े बड़े बंगलों में अकेले रहना आजकल खतरनाक हो गया है, इसलिए यहाँ आ गए हैं। कुछ लोग जोड़े से हैं, कुछ का जोड़ा भी छुड़ गया है, अकेलापन काटने के लिए यहाँ आ गए हैं। कुछ लोग इसलिए आ गए हैं कि बेटे बहू उन्हें रखना नहीं चाहते। वीरेश रुककर जिया की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता रहा। जब वे कुछ नहीं बोली तो उसने आगे कहा, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख आया हूँ। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बढ़िया हवादार कमरे हैं, अटैच्ड टॉयलेट्स हैं। हर कमरे में एसी, टीवी, टेलीफोन और छोटा सा फ्रिज है। इंटरकॉम पर फोन करके कमरे में चाय नाश्ता मंगा सकती हो। खाना सबके साथ हॉल में ना खाना हो तो कमरे में मंगवा सकती हो। घूमना चाहो तो छोटा सा बगीचा है, लॉन है। रोज एक डॉक्टर राउंड पर आता है। दिन में और रात में अलग अलग सिस्टर्स ड्यूटी पर रहती हैं। 24 घंटे एक एम्बुलेंस कंपाउंड में खड़ी रहती है ताकि इमरजेंसी में परेशानी ना हो। इतना सब कुछ है तो खर्च भी बहुत आता होगा। खर्च की चिंता तुम क्यों करती हो, वह मेरा जिम्मा है। इसके अलावा मैं बैंक में तुम्हारा खाता भी खोल दूंगा। पास ही स्टेट बैंक की शाखा है, जब चाहो जितना चाहो निकाल लिया करना। मुझे बस यह बताओ, क्या वहां रह लोगी? क्यों नहीं, जब इतने लोग रहते हैं तो मैं भी रह लूंगी, मगर अब अगर मगर छोड़ो और जल्दी से यह फॉर्म भर दो। मैं खुद ही भर देता, पर इसमें दुनिया भर की बातें पूछी हैं। तुम्हारी जन्मतिथि, ब्लड ग्रुप, एलर्जी अगर कोई हो तो, कोई क्रॉनिक बीमारी, चश्मे का नंबर और भी जाने क्या क्या। यह सब भरना पड़ेगा। और क्या, जब वे लोग पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो पूरी केस हिस्ट्री तो रिकॉर्ड में होनी ही चाहिए ना। जिया ने फॉर्म हाथ में लिया और पढ़ने लगी। उनका नाम सुमित्रा देवी ठीक ही लिखा था, पर पति के नाम का कॉलम पढ़ते ही वे चौंक पड़ी। ये किसका नाम लिख दिया है वीरू तूने? पता नहीं था तो मुझसे पूछ तो सकता था। जिया, जिस आदमी की शक्ल तक तुम्हें याद नहीं है उसका नाम मुझे कैसे पता होगा? तो इसका मतलब तू जो मर्जी आए वही लिख देगा? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है जिया? वीरू ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। क्या तुम उनकी पत्नी नहीं थी? जिया का चेहरा एकदम साह पड़ गया। उन्होंने दोनों हथेलियों में अपना मुंह छिपा लिया। उनका वश चलता तो वह उठकर ही चल देती, पर जैसे किसी ने उनकी सारी शक्ति ही निचोड़ ली थी। जिया, वीरेश ने अत्यंत स्नेहिल स्वर में आवाज दी, तुम मुझे हमेशा बच्चा ही समझती रही, पर तुम शायद नहीं जानती कि जिन बच्चों के मां नहीं होती वे समय से पहले और जरूरत से ज्यादा समझदार हो जाते हैं। यह मत समझना कि मैं तुम्हें कटघरे में खड़ा कर रहा हूं या कि तुमसे नफरत करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं कि तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, वक्त का या उम्र का तकाजा रहा होगा। उसके लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता, ना ही मैं तुमसे नाराज हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नाराज तो मैं अपने पिताश्री से हूं। वे चाहते तो इस रिश्ते को एक नाम, एक प्रतिष्ठा दे सकते थे, पर शायद उनमें वह साहस नहीं था। इसलिए मैं उनकी गलती सुधारने जा रहा हूं। वीरू, जिया ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आवाज भी लग रही थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही है। यह सच है बेटा कि तुम्हारे पिता में वह साहस नहीं था, पर वह कायरता नहीं थी, मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? वीरेश के स्वर में आक्रोश था। वह जमाना और था बेटे, और गांव घर के दस्तूर भी अलग होते हैं। उन्हें मानना पड़ता है। उनका एक परिवार था जिसकी परंपराएं थी, समाज था जिसके नीति नियम थे, व्यवसाय था जिसकी पद प्रतिष्ठा थी। एक अकेला आदमी इतने सारे मोर्चों पर कैसे लड़ता बेटा? सब कहने की बातें हैं। अगर इंसान मन में ठान ले तो सब कुछ कर सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए। अच्छा, उनकी बात जाने दो। वे जैसे भी थे अब अपने बीच नहीं हैं। तुम अपनी कहो। अपनी क्या? तुम तो नए जमाने के हो, शहर में रहते हो, किसी नियम कानून को मानते नहीं। फिर तुम इतने मजबूर कैसे हो गए? मैं समझा नहीं। तुमने अपने बचपन में मुझे एक सपना दिखाया था कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे। तुम्हारा एक बड़ा सा बंगला होगा, बंगले में मेरा भी एक कमरा होगा।
कमरे से लगी बालकनी में एक झूला पड़ा होगा। उस झूले पर बैठकर मैं तुम्हारे बच्चों को कहानियां सुनाऊंगी, उनके लिए स्वेटर बुनूंगी। अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, तुम्हारे पास बड़ा सा बंगला भी है, घर में बाल गोपाल भी है, पर मेरा सपना तो अधूरा ही रह गया ना। अभी तुमने मेरे लिए इतने ठिकाने गिनाए, पर एक बार भी नहीं पूछा कि क्या जिया मेरे घर रह सकोगी। जैसी भी रही हो, पर ये तुम्हारी मजबूरी ही थी ना। अब मुंह छुपाने की बारी वीरेश की थी। उसने तो मेज पर ही सिर रख दिया और उसे कोहनियों से ढक लिया। उसे लगा कि वह अब कभी भी जिया को अपना चेहरा नहीं दिखा सकेगा। बहुत देर बाद उसे अपने सिर पर वही चिरपरिचित आश्वस्त करने वाला स्पर्श महसूस हुआ। उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए जिया ने कहा, वीरू बेटे, मैंने वैसे ही एक बात कह दी थी, उसे दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। देखो मुझसे जैसा बना, मैंने तुम्हारा बचपन संवारा था, अब तुम मेरा बुढ़ापा सुधार रहे हो, हिसाब बराबर हो गया। गिले शिकवे की तो कोई बात ही नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो भी करो गरिमापूर्ण ढंग से करो। उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर मुझे सुख शांति और सम्मान से जीने दो। यह छद्म परिचय लेकर तो मैं कभी भी सिर उठाकर नहीं जी सकूंगी। क्या तुम्हें यह अच्छा लगेगा? बात करते करते वे अचानक रुक गईं। वीरेश के बालों को सहलाती उनकी उंगलियां भी थम गईं। अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए उन्होंने कहा, सच बताना मुन्ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन संभ्रांत लोगों के बीच मेरा असली परिचय देते हुए तुम्हें संकोच हो रहा है? अगर ऐसा है तो किसी तरह की दुविधा मत पालो। मुझे किसी ऐसे आश्रम में रख दो जहां तुम्हारी आया कहलाने में न मुझे संकोच होगा न तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। कैसी बात कर रही हो जिया? वीरेश आवेश में एकदम उठकर खड़ा हो गया। कसम ले लो जो आज तक मैंने कभी तुम्हें आया समझा हो। उसका स्वर एकदम तरल हो आया। अपनी जन्मदायिनी माँ को तो मैंने बस तस्वीर में ही देखा है, उनकी कोई याद मेरे मन में नहीं है। पर सच कहता हूँ, बाहर रहते हुए जब भी घर की याद आई है, माँ के रूप में तुम्हारी छवि मन में उभरी है। मुझे दुख है तो इस बात का कि इस रिश्ते को कोई वैधानिक दर्जा नहीं मिल सका, नहीं तो मैं वृद्धाश्रमों की खाक क्यों छानता, तुम्हें साधिकार ससम्मान सीधे अपने घर ले जाता। यह तुम्हारा वहम है बेटे, इसे अपने मन से निकाल दो। वैधानिकता रिश्तों की गारंटी नहीं देती, नहीं तो तुम्हारे उस 5 सितारा वृद्धाश्रम में इतने लोग आकर क्यों बसते। अवाक रह गया वीरेश। समझ गया कि जिया ने उसे आर पार देख लिया है। वह शब्दों का जुगाड़ कर ही रहा था कि जिया ने कहा, खैर उन लोगों की बात रहने दो, वो उनका जीवन है, जैसा चाहें जिए। तुम अपनी कहो, क्या मेरे वहां रहने से तुम्हें खुशी होगी, तसल्ली मिलेगी तो यही सही। मैं नहीं चाहती कि मुझे लेकर तुम्हारे मन में कोई अपराध बोध रहे। बस यह फॉर्म जरूर दूसरा ले आना। कहते हुए जिया ने मेज पर पड़ा वह फॉर्म उठा लिया। उन्होंने उसे जिस बेतरतीबी से अपनी मुट्ठी में भींच लिया था, उससे साफ जाहिर था कि अपने कमरे में जाकर ये उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगी। जला भी दें तो कोई आश्चर्य नहीं, पर वीरू के सामने इतनी सी आक्रामकता भी उन्हें मंजूर नहीं है। उस क्षणांश में जिया वीरेश के लिए माँ से भी बढ़कर हो गई थी। माँ कभी इतनी निरपेक्ष नहीं होती, कभी न कभी अपने दूध का कर्ज मांग ही लेती है। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी अनिकेत।